हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा होगा ये रिवीजन सेशन होगा, यानी कि जल्दी से हम 1 घंटे के अंदर, हालांकि मैंने बोला था 30 मिनट के अंदर, बट मैंने पॉइंट्स जो लिखे हैं तो एक चैप्टर के कंप्लीट पॉइंट्स हैं इसमें। मतलब पेपर में इसके अलावा कहीं आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर 9th क्लास का पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, तो जो भी मैंने पॉइंट्स बनाए ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, है ना। तो हर एक जो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में जो भी आएगा इसी से आएगा, है ना। सो इस वजह से क्या होगा कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि 40 मिनट या 1 घंटे तक लग जाए। तो सभी पॉइंट्स को मैं लिखाऊंगा, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 11 है, और ये सभी चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो ऐड होगी, है ना, रिवीजन का। तो साथ में हम क्विक रिवीजन इसका करेंगे सारा। देखो, ठीक है। तो हम रिवीजन करेंगे। पहला पॉइंट इसमें जो है, हमने क्या पढ़ा है कि प्राकृत संख्या किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है। आप कैपिटल एन लिख सकते हो या फिर डबल स्ट्रोक के साथ लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये पहला पॉइंट है, पहले में फिर ये सारे हैं ना। फिर इसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या लिखते हैं? डब्लू। फिर तीसरा जो है ये है पूर्णांक, इसको किससे? जेड, है ना, जेड या फिर आई। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहलीन, है ना। क्या होता है? जहलीन, या जहलीन का मतलब होता है इसमें गिनती। क्या होता है? गिनती, ओके। और ये कौन से शब्द है? मतलब जो इसका शब्द लिया गया है वो क्या है? जहल, है ना। जहल का मतलब होता है अंक। क्या होता है? अंक। तो ये इसमें जहलीन क्या है, इसलिए इसको ना आई से मतलब इंटीजर हो गया, मतलब पूर्णांक हो गया। और जेड से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसका जो लैटिन वर्ड है, आई थिंक, नहीं, एक जर्मन शब्द है ना, जहलीन करके एक जर्मन शब्द है। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया यार, JAHLEN, जहलीन, और JAHL, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है यहाँ पर, ये क्या मतलब होता है? संख्या या अंक, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको जहलीन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्या है अपना? फोर्थ नंबर है, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या, इसको किससे दर्शाते हैं? क्यू से। और क्यू का क्या मतलब होता है? यहाँ पर जो क्यू है ये आया है कोसेंट, है ना, QU, कोसेंट, है ना, ओके। और ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर 2 नंबर मतलब रेशियो से लिया गया है ना। क्या होता है? रेशियो। और जो ये क्यू लिया गया है ये होता है जब हम दो संख्याओं को डिवाइड करते हैं आपस में, है ना, तो जो भागफल आता है तो वहाँ से इस शब्दों को उठाया गया है, ठीक है। इसके बाद ये फिफ्थ नंबर जो है अपना, ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? ये क्यों कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब जस्ट परिमेय संख्या का के ऊपर सी लगा देते हैं तो उसका पूरक बन जाता है, उसको बोलते हैं क्यों, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो पेपर में ऐसा आ सकता है कि जो जहलीन है मतलब पूर्णांक जेड से क्यों दर्शाते हैं, है ना, इसका शब्द ओरिजिन बताइए। तो आप जहलीन लिख सकते हो, जहल लिख सकते हो, ठीक है। और बोला जाएगा परिमेय संख्या में क्यों क्या होता है, तो वहाँ पर लिख देना कोसेंट होता है, ठीक है। कोसेंट से इसका उदाहरण या लिया गया है ये। इसके बाद क्या आता है? 6 नंबर कौन सा है? वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या, इसको किससे दर्शाते हैं? रियल नंबर से, है ना, मतलब आर से या कैपिटल आर से लिख सकते हो, डबल स्टॉप के साथ लिख सकते हो। अब ये जो नेचुरल नंबर होता है इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएगा? 0 1 2 3 ऐसे करके जाएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। और इंटीजर में क्या आएगा? 0 +-1 +-2 और ये प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, बात ध्यान रखना है ना। और इसके बाद परिमेय संख्या में क्या आएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, परिमेय संख्या में P/Q आएगा सारे के सारे, है ना। जहाँ पर क्या होंगे? P क्या होगा? P एंड Q बिलोंग्स टू किससे? इससे, जेहलीन से, मतलब ये जेड से। और यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये सारे सेट आएंगे, 1/2 2/3, मतलब बहुत सारे आएंगे, इन्फिनाइट नंबर में आएंगे, ओके। इसके बाद आ गया अपना परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसमें कौन सा नंबर आएंगे? यस, कोई नंबर आएगा जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, ओके, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में कौन कौन सा आएगा? जो कि परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय बन जाएगा, मतलब जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वही क्या बन जाएगा? ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। और रियल नंबर में क्या आ जाएगा? रियल नंबर में आ जाएगा P/Q और यस बराबर P/Q और यस डज नॉट इक्वल टू P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। सो ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, है ना। और P/Q बिलोंग्स टू किससे, मतलब, है ना, इसको लिख लो ऐसे, मतलब बिलोंग करना मतलब शामिल है ना, क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक है, ओके। तो वास्तविक संख्या क्या होगा कि P/Q भी आएगा उसमें और P/Q नहीं भी आएगा, मतलब उसके अलावा भी आएगा। तो जितने भी नंबर्स होंगे सब किस में आएंगे? वास्तविक संख्या में आएंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जिसमें हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं कि उसके नोटेशन क्या होते हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। और इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ, इसी में क्या करते हैं, एक चीज़ और बता देते हैं। जो परिमेय संख्या खोज की थी, यानी 6 और ये 7th नंबर है, जो कौन था वो? पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस ने या फिर उनकी टीम ने या उसके स्टूडेंट ने, टीम बोल रहा हूँ, उसके स्टूडेंट ने क्या किया था? सबसे पहले किसकी खोज की थी? अपरिमेय संख्या की खोज की थी। अपरिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या कौन सी थी? √2। खोज की इन द सेंस क्या, ऐसा नहीं कि ढूंढ के निकाला था ऐसे, है ना, मतलब पहले से एग्जिस्ट थी, बस इसके बारे में बताया था इन्होंने। खोज का मतलब वो नहीं, कुछ मतलब एक प्रकार से बस जानकारी दे दी थी। अब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं कि किसी और ने दिया था, किसी और ने दिया था, बट हमारे जो किताब में लिखा, अगर सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो पाइथागोरस ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। केवल सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी अगर इस पर पढ़ना हो तो इंटरनेट अपना है, तो वहाँ पर सर्च करना पाइथागोरस या जो भी है अपरिमेय संख्या, ओके। तो सिलेबस में किस हिसाब से क्या करोगे, ये लिखोगे, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना। इसके बाद क्या है, हाँ, इसके बाद इसमें एक और लिख देते हैं, 6 के बाद, सॉरी 7 के बाद 8 आएगा ना। इसमें क्या होगा? जो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या क्या होती है? बराबर क्या होती है? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का संग्रह, है ना। क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या की क्या होती है? संग्रह होती है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला करके क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या बन जाता है। बस ये हमारा था पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में ये सारी चीज़ें थी। अब देखते हैं दूसरा। देखो दूसरा नंबर क्या है?
जो परिमेय संख्या का निरूपण होता है, परिमेय संख्या का P/Q के रूप में निरूपण अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीय नहीं होने का मतलब ये अकेला नहीं होता है, ऐसे है ना, अद्वितीय नहीं होता है। केवल संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का अद्वितीय निरूपण होता है। ओके, कैसे? जैसे 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/4 भी लिख सकता हूँ, या 8/16 भी लिख सकता हूँ, समझ रहे हो? तो ये क्या कहलाएंगे, ये सभी तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी कैसी संख्याएं? तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ओके, तुल्य परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जो आपस में बराबर होती हैं, ऐसी परिमेय संख्या जो इक्वल होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। ओके, सो ये हमारा रहा दूसरा पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, जब भी हम P/Q की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये P/Q क्या होता है? सहअभाज्य संख्या होती है। मतलब यहाँ पर P/Q में P व Q सहअभाज्य मतलब इसमें नहीं बोल रहा हूँ, इसमें है ना, इसमें देखो यहाँ पर तो सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर सहअभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये तब की बात बता रहा हूँ जब यहाँ पर जब निरूपण किया जाता है, P/Q के रूप में दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर इन जनरल मतलब जब भी माना लिखा जाता है ना, निरूपण किया जाता है, तो क्या बोलते हैं वहाँ पर P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ओके, तो उसी के थ्रू हम क्या करते हैं? संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, उसको मिटाते हैं। पहले 2 हो गया, तीसरा पॉइंट देखो, कोई भी सवाल वगैरह होगा तो मैं ना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में, या फिर ईमेल आईडी जो भी होगा डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर जाके अबाउट सेक्शन में होगा, ईमेल आईडी होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना होगा, है ना, कोई भी चीज़ हो, मतलब मैथमेटिक्स में आप किसी चीज़ के बारे में जानना हो, ओके, मतलब कोई इक्वेशन है या किसी का नाम है या कोई शब्द है, एनीथिंग, तो आप मुझे ना वहाँ पर मेल कर सकते हो, वहाँ पर बता सकते हो कि ये क्यों हुआ ऐसे। ओके, सो उस पर मैं वैसे कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब मैथ में जो भी आपके मन में जो भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो मैथ में जैसे प्लस और माइनस, ये हमेशा क्या बोलते हैं, ये माइनस ही क्यों देते हैं, है ना, गुणा करने पर माइनस, प्लस करने पर भी प्लस है या माइनस, ऐसा क्यों होता है, मतलब कोई भी सवाल पूछो वहाँ पर, है ना। तो कोई अगर मन में ऐसा कुछ डाउट है जहाँ पर आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे ना मेल कर सकते हो वहाँ पर। ओके, मैं अबाउट सेक्शन में फिर डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दे दूँगा। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए आगे बढ़। और साथ में हो सकता है ये जो मैंने ये बनाया है, तो इसका जो PDF लिंक होगा या PDF फाइल होगी वो भी मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या व प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या एक
परिमेय संख्या होती है ना, होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक या पूर्ण या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि पूर्ण संख्या मतलब जैसे 2, 3, 4 ये पूर्णांक हो गए, फिर पूर्ण संख्या भी यही आ गया ना 0, इसमें मैं निगेटिव ले लेना पूर्णांक में, ऐसे पॉजिटिव ले लेना, वो सभी एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन जैसे 1/2 हो गया है ना, 1/2 हो गया या 3/4 हो गया, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ आ गई? तो ये लाइन ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। 4th नंबर लिखो। 4th नंबर होगा, हाँ देखो, किन्हीं दी हुई 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय व अपरिमेय संख्या समझ रहे हो? तो जो भी हम कोई भी 2 संख्या उठा लें, परिमेय उठा लें चाहे अपरिमेय उठा लें, अब बोलोगे कि पूर्णांक क्यों नहीं उठा रहे, वो भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है ना, इसीलिए तो इसके पहले ये पॉइंट लिखाया हूँ, है ना। तो केवल संख्या 2 प्रकार से मिलकर बनती हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, इसके अलावा कोई संख्या नहीं। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्या के बीच में या फिर 2 अपरिमेय संख्या के बीच में, या एक परिमेय संख्या, सॉरी नहीं वो नहीं होगा, है ना, एक परिमेय हो और दूसरी अपरिमेय हो, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। या तो 2 परिमेय संख्या हो या फिर दोनों अपरिमेय संख्या हो, इनके बीच की जो संख्या होगी, इनके बीच बहुत सारी अपरिमेय संख्या भी हो सकती हैं, बहुत सारी परिमेय संख्या भी होती हैं, है ना। यानी कि 2 परिमेय संख्या के बीच में या 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं व अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात। लेकिन एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, इनके बीच में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि लगातार 2, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो 4th नंबर हो गया, चलते हैं 5th नंबर पे। चलो 5th नंबर है, यदि क्या है, यम एक अभाज्य संख्या है, या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो रूट m क्या कहलाएगा, रूट m अपरिमेय संख्या होती, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम ना हटा भी सकते हैं, जैसे ये वाला है ना, ये ठीक है। बट अगर कहीं पर अभाज्य संख्या बस लिखी है, ये पूर्ण वर्ग संख्या ये अपन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं ये नहीं पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये ध्यान रखना, मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, है ना, या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जाकर रूट m क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। बात समझ आ गई? ठीक है, तो अगर कहीं पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है, केवल ये वाला लिखा है, तो आप ये वाला लिख सकते हो, बाकी दोनों सही है। या तो इसको हटा दो, केवल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो भी रूट m क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इन जनरल मैंने ये लिखा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ 5th है। अब 6 नंबर क्या है, देखो ये अपरिमेय संख्या का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है कि अब कौन सी संख्या परिमेय है अपरिमेय है ना। तो क्या हुआ 425 ईस्वी पूर्व, 425, हाँ देख 425 ही है, हाँ 425 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था, 425 ईस्वी पूर्व साइरिन का एक गणितज्ञ, साइरिन कोई देश होगा, का एक गणितज्ञ, क्या नाम था उसका, थियोडोरस, क्या नाम था, थियोडोरस ने बताया कि, क्या बताया कि √3, √5, √7 है ना, √6 भी, √6, √7 ऐसे ऐसे करके जो भी पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं थी है ना, उसका जो रूट था ये कहाँ तक बताया था, √17 अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय, मतलब उसने प्रूव किया होगा है ना। तो उसने ये बताया कि ये कब की बात है, 425 ईस्वी पूर्व की बात है, मतलब आज से करीब 2400-2500 साल पहले की बात है ना, आज से लगभग, ठीक है। तो उस समय इसने क्या बताया था कि ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये अपरिमेय संख्या होती हैं। √2 के बारे में तो पाइथागोरस ने बता दिया था, तो इसने कहाँ से शुरू किया था, √3 से। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रिजल्ट हम लिखते हैं कि रूट के अंदर m आ जाएगा तो अपरिमेय संख्या होती है, ये सारे रिजल्ट्स हैं और इनका प्रूफ है ना, बहुत लंबा प्रूफ चला है इनका। सो वहाँ से ये सारे हमारे पास रिजल्ट आते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं ये अपरिमेय संख्या होती हैं। अब सोचो √2 को पाइथागोरस ने किया, √3 को इसने किया, और वो भी कहाँ तक, देखो बुक्स में तो √17 तक लिखा है, हो सकता है और आगे तक किया हो, बट इसने √17 तक किया है ना। इसके बाद कोई आया होगा गणितज्ञ और इसके बाद उसने कोई जनरल टर्म दे दिया होगा, प्रूव कर दिया होगा कि रूट के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सो इस वजह से हम ये रिजल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 6 हो गया, अब 7th नंबर का देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ना मैंने इसलिए लिखा है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। सो कोई भी ऐसा पॉइंट छूटा हुआ नहीं है ना, मैंने सारे शॉर्ट्स नोट जो हैं, शॉर्ट मतलब क्या बोलते हैं एक प्रकार से, जो भी आ सकते हैं मैंने वो सारे लिखे हैं। कितने हो गए, 6। अब लिखो 7th नंबर। 7th नंबर में क्या, जैसे पाई के बारे में आपने सुना होगा है ना, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पाई एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना, ये पॉइंट मैं आगे लिखा हूँ बट यहाँ पर लिख देता हूँ। पाई डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर, 22/7 के बराबर, और ये डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर, और पाई डज नॉट इक्वल टू 3.14159 इनके बराबर नहीं है। ओके, पाई क्या है, पाई की जो वैल्यू होगी 22/7 से क्या होगी, छोटी होती है, और 3.14 से क्या होती है, बड़ी होती है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसको प्रूव करने के लिए क्या किया है ना, इसके ना अगला पॉइंट लिख लो, अगला सही रहेगा 7, फिर ये 8 नंबर। ये ध्यान रखना, ये पाई सब इक्वल नहीं होता है, ये क्या होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो, इम्प्लाइज करके नहीं लिखो, और क्या लिखूँ यार इसके बाद, हम ना पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। जो पाई होता है ये लगभग क्या होता है, 3.14159 के लगभग बराबर होता है, यानी सन्निकट मान होता है। और पाई ये क्या होते हैं, सन्निकट मान होते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं होते है ना, ठीक है।
चलो अब 8 नंबर लिख लो। 8 नंबर क्या है? सन 1700 में, सन 1700 ईस्वी में, है ना, ईस्वी लिख लो। ईस्वी में फ्रांस के, है ना, कहाँ के? फ्रांस के 2 गणितज्ञ, क्या नाम था उनका? 2 गणितज्ञ, उनका मैं शॉर्ट में नाम लिखता हूँ। 2 गणितज्ञ, एक का नाम था, देखना पड़ेगा, एक का नाम था लैम्बर्ट, है ना, क्या नाम था? लैम्बर्ट व लीजेंडर। इनका पूरा नाम ना बहुत लंबा है। जैसे लैम्बर्ट का जो पूरा नाम है वो है जॉन हेनरिच लैम्बर्ट, है ना, क्या नाम है इसका? जॉन JOHN हेनरिच HEINRICH। एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ठीक है। JHO, मैं इनका जो बायोग्राफिक जो लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन हो सकता है दे दूँ, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। जॉन हेनरिच लैम्बर्ट, ओके। इनका तो और खतरनाक, लेजेंडर का क्या नाम था? ADRIAN, एड्रियन मैरिन, मैरिन, है ना, मैरी करके था, MERIE, और ADRIEN, ठीक है, ये M है। एड्रिन मैरी, और आगे क्या है? एड्रिन मैरी लीजेंडर, अच्छा छोटा नाम है, एड्रिन मैरी लीजेंडर, LEGENDRE, है ना, LEGENDRE, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, तो काफ़ी इनके, है ना, थ्योरम्स हैं हायर मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सन 1700 ईस्वी में क्या किया था? फ्रांस के 2 गणितज्ञ लैम्बर्ट व लीजेंडर ने क्या किया? लीजेंडर ने पाई एक, क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध किया, है ना। देखो सन 1700 में क्या हुआ? सन 1700 ईस्वी में क्या हुआ? फ्रांस के जो 2 गणितज्ञ थे, है ना, क्या था नाम था? जॉन हेनरिच लैम्बर्ट और एड्रिन मैरी लीजेंडर, यानी कि लैम्बर्ट और लीजेंडर ने प्रूव किया कि पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, ओके। तो थोड़ा सा ये ना लैम्बर्ट करके और ये लीजेंडर, ये नाम याद रखना। चलो 8 हो गया, अब 9th पॉइंट है। नाइन्थ नंबर क्या हो जाएगा? संख्या रेखा, वास्तविक संख्या या तो परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या, या फिर परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या होती है। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? ये हमारा 9th पॉइंट चल रहा था। मैं इसमें ये बता रहा था कि वीडियो चालू हो गई, ठीक है। देखो मैं इसमें ये बता रहा था कि जो अपना वास्तविक संख्या होती है, संख्या या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय संख्या होती है।
है ना। और क्या था इसमें, तथा इसे बस नहीं, मतलब परिमेय संख्या या परिमेय संख्या को बसने, अच्छा मैं इसके पहले लिखा भी चुका हूँ ना। तथा इसे संख्या रेखा पर, है ना, कोई भी संख्या उसे संख्या रेखा पर अद्वितीय बिंदु से ही निरूपित करते हैं। तथा इसे संख्या रेखा पर अद्वितीय बिंदु से प्रदर्शित तथा इसे अद्वितीय बिंदु से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद 10th नंबर लिखो। ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या रेखा। इसलिए इसे वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर हो गया। अब देखते हैं 11th नंबर, है ना। 11th में क्या है, देखो 10th हो गया। 11th नंबर देखो, सन 1800 कहाँ पर, हाँ, सन 1870 में क्या हुआ कि दो गणितज्ञ थे। किसका, कौन कौन, एक थे अपना जॉर्ज कैंटर, है ना, और दूसरे थे अपना डेडिकेंड, क्या नाम था उनका पूरा, रिचार्ड डेडकाइंड या डेडिकेंड बोलते हैं हिंदी में, है ना। रिचार्ड डेडकाइंड या डेडकेंड और जॉर्ज कैंटर, ये दोनों बहुत, जैसे जॉर्ज कैंटर की थ्योरम है हायर मैथमेटिक्स में, है ना, उनका जो हाइपोथेसिस है वो काफ़ी फेमस है ना, ज़रूरी भी है। सो ये दो मैथमेटिशियन जो थे, इन्होंने क्या प्रूव किया कि संख्या रेखा का हर एक बिंदु, है ना, संख्या रेखा का हर एक बिंदु एक वास्तविक संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा कैसे कि हर एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। मतलब हर एक वास्तविक रेखा जो होती है, संख्या रेखा का कोई एक यूनिक पॉइंट होता है, समझ रहे हो। तो ऐसा उन्होंने प्रूव किया। तो चलो इसको लिखते हैं। सन 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ, सन 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ, क्या नाम था गणितज्ञ, एक का नाम था जूलियस, पूरा नाम लिखता हूँ मैं ना, LIU, जूलियस विलेहम, है ना, जूलियस WHIL WHILHELM, जूलियस विलियम रिचार्ड डेडकाइंड व जॉर्ज खतरनाक नाम FER फेर्डिनंद यानी फेर्डिनंद, और भी आगे है लाउडिंग,
लुडविग है ना, LUDWIG, लुडविग फिलिप कैंटर है ना, फिलिप ओके। तो ये दोनों क्या नाम थे, नाम थे यहाँ पर वाह करके, या फिर इनका शॉर्ट में क्या नाम है वो देख लेते हैं। जो जो शॉर्ट में नाम इनको बोलते हैं मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इनका नाम ये है रिचर्ड लिटकाइंड और इनका नाम है, ठीक है, ये तो कैंटर बोलो या फिर जॉर्ज कैंटर बोलो है ना, ये बीच में कुछ इनका पूरा नाम है, फुल नेम है ये। उन्होंने क्या बताया, लिखते हैं 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ जूलियस विलियम रिचर्ड लिटकाइंड और जॉर्ज फेर्डिनंद लुडविग फिलिप कैंटर ने अलग अलग विधियों से सिद्ध किया कि अलग अलग विधियों से सिद्ध किया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक रेखा पर एक बिंदु होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक क्या होता है, बिंदु होता है, और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। और इसका उल्टा बोलो है ना, और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या रेखा होती है। ठीक है, ठीक, ये ख़त्म अपना, ये 11 पॉइंट हो गया। यानी कि जॉर्ज कैंटर और जो रिचर्ड लिटकाइंड थे, इन्होंने क्या बताया, सन 1870 की बात है, इन्होंने ये बताया कि जो भी हमारे पास संख्या रेखा होती है, इनके हर एक पॉइंट पर क्या होता है, संख्या रेखा के हर एक बिंदु पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि हर एक वास्तविक संख्या के संगत, मतलब हर एक वास्तविक संख्या रेखा पर एक अद्वितीय रूप से निरूपित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो इन्होंने ये क्या किया, अलग अलग विधियों से प्रूव किया इन्होंने, है ना। तो ये प्रूव के बाद हम ये स्टेटमेंट बोल पा रहे हैं। ओके, ठीक है। चलो 11th हो गया, 12th नंबर देखते हैं। 12th नंबर केवल बता देते हैं, है ना। देखो हमने और क्या सीखा था इसमें, हमने ये देखा था कि जैसे √m हो गया, है ना, नंबर नहीं लिखते, √2, √3, है ना, √5, इन सबको क्या किया था हमने, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा था। यानी कि ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना, इनको हमने संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किस तरीके से किया जाता है, इस टाइप की अपरिमेय संख्या को, वो हमने देखा था। लेकिन क्या इसी भर प्रकार, मतलब क्या ऐसी ही प्रकार की संख्या रेखा होती है, इसके अलावा भी तो हो सकती है ना। तो उसके लिए क्या होता है,
मतलब क्या बोलते हैं इसको, इन जनरल क्या बोल सकते हैं, रूट एम, है ना। एम क्या है यहाँ पर, एम एम एक प्राकृत संख्या है। क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसके जो इसका क्या बोलते हैं संख्या रेखा प्रदर्शन था वो हमने सीखा था, किस तरीके से हम दर्शाते हैं, कैसे कि हम एक संख्या रेखा पर ले लेते हैं इकाई अंक का, फिर लंब खींच देते हैं एक का, फिर कर्ण आ जाएगा, है ना, √2 का, तो उसको हम चाप ले करके उस त्रिज्या का एक सर्कल खींचेंगे, वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, वहाँ पर √2 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। इसके बारे में हमने सीखा था। साथ में एक चीज़ और हमने सीखा था, 30 नंबर पढ़ेंगे, अगर √m, है ना, यहाँ पर क्या होगा, m ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, मतलब m कोई निगेटिव नंबर नहीं होगा, और m एक क्या होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, है ना। तो इसको भी क्या किया था हमने, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा था, यानी कि रूट के अंदर हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या आ जाए, है ना, कोई भी वास्तविक संख्या आ जाए, निगेटिव नहीं आनी चाहिए, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या आ जाए, उसको हम संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वो चीज़ हमने सीखा था, उसको हमने दर्शाया था, उसका तरीका क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने चर्चा वहाँ पर की थी। तो हमारे 13 पॉइंट हो गए, हर एक की कोई पॉइंट नहीं है, बट कोई भी पॉइंट छूटे ना बस बता दें, है ना। तो इस वजह से हमने क्या किया, लिखा था। 13 हो गया। अब इसके बाद आते हैं 14 पे। 14 नंबर क्या है, सॉरी 14 होगा ना, देखो ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अनवसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वीरिंग, क्या बोलते हैं इसको, RECU रिक्वीरिंग, या फिर अगर रिक्वीरिंग कभी भूल जाए तो इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हो, ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वीरिंग होता है। और साथ ही, मतलब इसका उल्टा स्टेटमेंट भी है ना, और साथ ही जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है, शांत या अनवसानी आवर्ती होता है, वह परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या होती है या कहलाती है, होता है, जो भी लिखना चाहो, है ना। तो ये हमारे 14 पॉइंट हो गए। अब बढ़ते हैं 15 पे। अब यहाँ पर इसी के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती, है ना, अनवसानी अनावर्ती, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिक्वीरिंग, है ना, या नॉन रिपीटिंग, अनवसानी अनावर्ती
होता है और साथ ही जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में क्या बात है कि अगर कोई संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या है। बट पहली बात तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो मतलब अशांत ही होता है हमेशा, है ना। अनावसानी अनावर्ती होता है, मतलब अशांत होता है। और साथ में अगर कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी अनावर्ती है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वीरिंग है, तो ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपना पॉइंट था 15 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर आते हैं। क्या है, 16 नंबर है ना। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में, है ना, शेषों की पुनरावृत्ति ये नहीं होगा। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या अभाजक से कम होती है। प्रविष्टियों मतलब क्या होता है, हाँ, प्रविष्टि यानी एंट्री, यानी कि ENTRIES, है ना। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। ओके, ये बात मैंने बताई थी, बट अभी स्टेटमेंट लिख लो, है ना, कि जो प्रविष्टियाँ होती हैं क्या होती हैं। जब भाग देते हैं तो उसमें शेषफल आता है, उसी को हम, है ना, श्रृंखला बोलते हैं। 16 हो गया, 17 है। यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त होता है, एक पुनरावृत्त, है ना, खंड प्राप्त होता है। ठीक है, चलो 17 हो गया। 18 नंबर है। हाँ, P बटा Q में, मतलब परिमेय संख्या P बटा Q में P को Q से भाग देने पर या तो शेषफल शून्य हो जाता है
हो जाता है, शेष पर शून्य हो जाता है, या कभी शून्य नहीं होता, शून्य हो जाता है या शून्य नहीं होता। देखो, शून्य हो जाने पर शांत दशमलव व शून्य नहीं होने पर अशांत दशमलव कहते हैं, है ना। देखो, अशांत दशमलव दो प्रकार की बातें आती हैं, एक अनावसानी आवर्ती और दूसरा अनावसानी अनावर्ती। तो यहाँ पर अनावसानी अनावर्ती होगा, बट इसको वो ना दोनों पार्ट जो होते हैं वो अशांत दशमलव के ही भाग होते हैं, है ना। तो 18 नंबर हो गए। अब बढ़ते हैं 19 नंबर पर। यहाँ पर वही परिमेय संख्या का नियम लागू होगा कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो मैंने नहीं लिखा, उसको लिख लेना, ठीक है। 18 हो गया। इसके बाद अब बढ़ते हैं 19 की तरफ। देखो 19 नंबर में क्या है, जैसे हमारे पास 0.333 ऐसे करके था ना, तो ये किसके बराबर होता है, 0.3 बार के, है ना। 0.9888 ऐसे करके, तो ये किसके बराबर होता है, 0.98 बार के, ओके। अब 5.678 दो पर लग गया है, सॉरी यहाँ पर 78 कर दूँ, तो ये किसके बराबर होता है, 5.678 के ऊपर बार, है ना। इस तरीके की परिमेय संख्या को, यानी इस प्रकार की संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित करने के लिए इस प्रकार की संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित करने के लिए दशमलव के बाद जितनी संख्याएं पुनरावृत्त हो रही हैं या जिन पर दंड बार क्या होता है, सॉरी ये वाला होता है ना ऊपर, दो बार लिख दिया, या जिन पर दंड बार लगा है उतने जीरो वाले दशक से गुणा करना है ना। दशक क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर लिख लो, जैसे 0.3 बार में 10 से व 0.38 है ना, दो पर लगा है, बार में 100 से गुणा करके आगे का काम करेंगे, ठीक है। ये बात है यहाँ पर कि कोई भी परिमेय संख्या है ना, इस तरीके से लिखी हुई है, तो उसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, वो ये प्रोसेस होता है कि हम जितनी संख्याओं पर ये बार लगा हुआ है, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, उतने दशमलव वाले
है ना, उतने दशमलव वाले दशक से गुणा करना है ना, किसी अंक से नहीं, दशक से, मतलब जैसे 0.3 है तो इससे 10 से गुणा कर दो। फिर मैंने प्रोसेस बताया, तो वो तरीका यहाँ पर होता है। इस तरीके से आप उसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। चलो 18 हो गया। अब 19 अब 20 पे बढ़ते हैं। ट्वेंटी पर, अच्छा ये तो मैंने लिखा दिया है, 20 नंबर मैंने लिखा दिया है ना। चलिए 19 20 देखो एक बात और लिखा देता हूँ, 28 नंबर है। देखो जो √2 का मान होता है, √2 का सन्निकट मान शुल्ब सूत्र कब की बात है? 800 से 500 ईस्वी पूर्व, 800 से 500 ईस्वी पूर्व। √2 का सन्निकट मान शुल्ब सूत्र 800 से 500 ईस्वी पूर्व के गणितीय ग्रंथों में गणितीय ग्रंथ देखने को मिलता है ना। जब भी इस तरीके का साइन लगता है ना, है के बाद फिर लास्ट में, है ना, ये करके साइन को कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मिलता है। तो जब इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब इसके आगे भी अभी कुछ लिखेंगे। ओके, तो ये साइन का क्या होता है, मतलब होता है। तो जैसे √2 होता है, तो √2 क्या होता है ना कि मतलब जो उसमें अपना जो शुल्ब सूत्र में क्या लिखा है, 1 + 1/4 है ना, ये हो गया। फिर प्लस इसके अंदर है 1/4, फिर यहाँ पर 1/3 है शायद, है ना, हाँ यहाँ पर है 1/3, फिर प्लस 1/3 + 1/4 है ना, फिर माइनस 1/34 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अब ये कैसे आया, इसकी देखना पड़ेगी, सीरीज है कोई, है ना, ऐसे करके। बट इसका जो मान आया ना, इसका जो मान आया कितना आया, वो 1.4142 ऐसे करके आया है, 4142 156 है ना। तो थोड़ा सा ये जो √2 का मान है ना, वो दशमलव के बाद 3 अंक तक याद कर लो, या 2 अंक तक भी याद कर लो, काम आएगा। या √3 का भी मान जो होता है 1.739, ये ना √2 √3 इनके मान थोड़ा सा ज़रूरी होते हैं, है ना, जब हम पढ़ते हैं आगे। तो इसलिए अगर याद हो जाए, देखते देखते याद ही हो जाएगा। और हो सकता है कि कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ ले कि √2 बराबर क्या होता है, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा ये। तो ये जो √2 का जो सन्निकट मान है, ये कहाँ मिलता है, हमारे शुल्ब सूत्र में मिलता है ना, जो कि भारतीय गणितीय ग्रंथ है, तो उसमें हमको ये देखने को मिलता है। ओके, सन्निकट मान। फिर बाद में प्रूफ है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कितनी अजीब बात है कि पाइथागोरस ने कब दिया था, 425 ईस्वी पूर्व, और भारतीय ग्रंथ में कब मिला है, 800 से 500 ईस्वी पूर्व। मतलब हाँ, है ना, यहाँ पर कंट्रोवर्सी तो हो रहा है ना कि हम लोग बता रहे हैं 800 से 500 और वो लोग √2 का मान, तो थोड़ा सा है वैसे। तो ये मान हमने दिया √2 का, और उन लोगों ने शायद नहीं दिया होगा। √2 का मान इस तरीके से आया, और भी तरीके हैं √2 के मान पता करने के। चलो 29 नंबर हो गया, और इसके बाद अब 21 नंबर देखते हैं। ट्वेंटी वन नंबर क्या है, हाँ, आर्किमिडीज के बारे में लिखा गया है। आर्किमिडीज ने क्या बताया था, आर्किमिडीज स्पेलिंग है आर्किमिडीज, मतलब आर्किमिडीज ने बताया कि जो पाई का मान होता है, यानी कि
3.140 845 से क्या होता है, पाई जो होता है बड़ा होता है तथा 3.1428 है ना, 2857। इससे क्या होता है, ये छोटा होता है, मतलब पाई की जो वैल्यू होती है इन्हीं के बीच में लाई करेगी, ऐसा आर्किमिडीज ने बोला था। और ये पहला आदमी था जो ऐसा बताया था, है ना। ये ऐसा फिलोसोफर या मैथमेटिशियन था जिसने हमको क्या बताया कि जो पाई की वैल्यू होती है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करती है, और ऐसा है भी, है ना। हम जो पाई की वैल्यू पढ़ते हैं वो इन्हीं के बीच में लाई करती है, इससे बड़ी होती है और उससे छोटी होती है, ठीक है। चलो, ये कहाँ का था, आर्किमिडीज, यूनान। कहाँ का, यूनान का कड़ितच। ओके, चलो अब इसके बाद 22 नंबर, है ना। आर्यभट्ट ने क्या बताया, पाई के बाद दशमलव के बाद 4 शुद्ध मान प्राप्त किया। देखो आर्यभट्ट ने, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्टिव इसके बन सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। आर्यभट्ट कब की बात है, 476 से 500 ईस्वी, है ना। आर्यभट्ट 476 से 500 ईस्वी पूर्व, मतलब पूर्व बोल रहा हूँ, मतलब 476 से 500 ईस्वी में ही, उसके पूर्व नहीं, ईस्वी में ही क्या हुआ था, ने पाई को दशमलव के बाद दशमलव के बाद 4 स्थानों तक शुद्ध मान प्राप्त किया। देखो ये जो पाई का मान होता है ना, प्राप्त करने का तरीका, इनका आर्किमिडीज का अलग रहा होगा, है ना। हालांकि मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है ना, लगभग 2 साल पहले, तो हो सकता है कि लिंक दे दूँ वहाँ पर, या फिर जाके सबसे पुरानी वहाँ पर क्लिक करना, ओल्डेस्ट वीडियो पर देखोगे तो मैंने इसके बारे में बताया है ना, प्रैक्टिकल करके, कि किस तरीके से कंप्यूटर जो होता है अपना पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। या फिर वो आर्किमिडीज मेथड ही है जो मैंने वहाँ पर बताया है, वो आर्किमिडीज मेथड ही है। तो वहाँ पर ये आर्किमिडीज ने बताया कि जो पाई की वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर बाद में जब कंप्यूटर आया तो उसके थ्रू हमने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट किया, मतलब और ज़्यादा एक्यूरेट उसको बनाने की कोशिश किया। और आर्यभट्ट का तरीका कोई दूसरा रहा होगा, है ना, उन्होंने दूसरे तरीके से पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया होगा। ये तरीका भी हमको देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी कभी मिलता है तो इस पर बात करेंगे कि आर्यभट्ट ने आखिर कैसे कैलकुलेट किया है। ओके, ठीक है। तो ईमेल आईडी पर है, तो मतलब दे दूंगा, तो वहाँ पर आप, अगर मैं कभी भूल गया, अगर आपको चाहिए तो फिर इस पर रिसर्च करने के बाद इस पर एक वीडियो फिर बनाएंगे कि आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया होगा। चलो, 4 स्थानों तक शुद्ध मान प्राप्त किया, ठीक। इसके बाद है 23 नंबर। 23 नंबर क्या है, हाँ, वर्तमान समय में क्या है ना, वर्तमान समय में पाई की 1.24 ट्रिलियन, इससे ज़्यादा होगा, मैं यहाँ पर जस्ट, अब तो और भी ज़्यादा हो गया, आई थिंक इससे 4-5 गुना ज़्यादा ही हो गया होगा, देखना पड़ेगा नया डाटा, है ना। वर्तमान समय में पाई की 1.24 ट्रिलियन 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव का तक मान से अधिक दशमलव तक मान ज्ञात की जा चुकी है।
तक मान ज्ञात की जा चुकी है। ठीक है, चलो ये तो हिस्ट्री की बात होगी या फिर वर्तमान की बात होगी। अब थोड़ा सा 23 हो गए, अब थोड़ा सा बात करते हैं जो अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर। कितना हो गई है? देखो 24 है ना। 24 क्या कहता है? परिमेय संख्या योग व गुणन, परिमेय संख्या योग व गुणन के क्रम विनिमय, है ना, इसके बारे में मैंने बात की है। परिमेय संख्या योग व गुणन के क्रम विनिमय साहचर्य, मतलब साहचर्य अलग है, क्रम विनिमय अलग है। क्रम विनिमय साहचर्य व बंटन नियम संतुष्ट करता है। देखो अपरिमेय संख्या भी करता है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय संख्या व इसमें लिखा नहीं है, अभी ध्यान में आया तो मैं इसको लिख देता हूँ, है ना। कोई भी संख्या, परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, वो योग, गुणन और क्रम विनिमय साहचर्य व बंटन नियमों को क्या करते हैं, मतलब पालन करते हैं एक प्रकार से, जो ये नियम होते हैं, है ना। ये बंटन नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, आई थिंक इसके बारे में मैंने बात किया है। ओके, अगर नहीं बात किया तो बता देना, इस पर बता देंगे फिर, है ना। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, देखो 25 नंबर क्या है, जो अपरिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या देखो परिमेय संख्या योग, गुणा, घटाव वो भाग के सापेक्ष संवृत होता है। क्या होता है? संवृत होता है। संवृत होने का क्या मतलब है? संवृत का मतलब ये है कि कोई भी दो संख्याओं को जोड़ो, है ना। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब प्राकृत संख्या है, दो प्राकृत संख्या को जोड़ोगे तो एक हमको नया प्राकृत संख्या मिलेगा। अगर दो प्राकृत संख्या को घटाओगे तो जरूरी नहीं कि हमको प्राकृत संख्या मिले, वहाँ पर हमको निगेटिव नंबर भी आ सकते हैं ना, ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है। तो जो अपना नेचुरल नंबर होता है, जो प्राकृत संख्या होता है, वो क्या होता है, योग के सापेक्ष, तो क्या होता है, योग के सापेक्ष संवृत होता है, लेकिन घटाव के सापेक्ष क्या होता है, संवृत नहीं होता है। इसी प्रकार से गुणा के सापेक्ष क्या होता है, संवृत होता है, लेकिन भाग के सापेक्ष संवृत नहीं होता है। तो यही बात होती है कि इसमें संवृत, मतलब संवृतता का मतलब होता है कि कोई सेट हमारे पास है ना, कोई संग्रह है, जैसे नेचुरल प्राकृत संख्या है, डब्ल्यू है, मतलब ऑपरेट करूं, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी करूं वो उसी में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, संवृत है ना, क्लोज है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर भाग के लिए क्या होगा, भाग के लिए 0 को छोड़कर, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी भाग की बात आती है तो एक बार डिनोमिनेटर को देख लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, अपरिमेय संख्या के लिए यह लागू नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या के लिए ये लागू नहीं होता है। चलो 25, मतलब आप दो अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे
तो वो परिमेय संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। अभी मैं ये ना रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है। चलो 25 हो गया, और 26 पर आते हैं। ट्वेंटी फाइव का ही पहला नंबर है, ठीक है। 25 में ही पहला नंबर है। एक परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ व घटाव। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ व घटाव क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा नंबर क्या है? एक परिमेय संख्या, शून्येतर लिख लेना ना, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। एक परिमेय संख्या जो शून्येतर हो, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणन व भाग। गुणन व भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। गुणन व भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणन व भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा नंबर क्या है? दो अपरिमेय संख्याओं का योग गुणा घटाव व भाग। भाग में ध्यान रखना शून्य को छोड़ करके, है ना। दो अपरिमेय संख्याओं का योग गुणा भाग व घटाव परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। मतलब इनमें से कोई एक ही होगा। ऑब्वियस सी बात है कि परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, है ना। परिमेय दोनों हो सकता है। हो सकता है। बात समझ आ गई? मतलब दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जैसे ऑपरेट करेंगे। सपोज करो कि मेरे पास एक √2 है, ओके, और दूसरी अपरिमेय संख्या है -√2 + 1। ये भी तो एक अपरिमेय संख्या ना। अब इनको आपस में ऑपरेट करो, कितना आएगा? ये बराबर 1 आ जाएगा, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। बट अगर यहाँ पर मैं प्लस कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोला जाता है। इसी प्रकार से डिवाइड में भी देख लो एग्जाम्पल लेके, है ना। गुणा में भी देख लो, हो जाएगा। बस वहाँ पर क्या होना चाहिए? शून्येतर संख्या होनी चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो अपरिमेय है ना, तो शून्य थोड़ी अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये हमारे पास 25 नंबर का ये 3 पॉइंट थे। अब बढ़ते हैं 26वें नंबर पे। सभी x > 0 = 0 के लिए √x, है ना, क्या होता है? √x का अस्तित्व होता है।
ओके, अस्तित्व है या अस्तित्व होता है। 26 के बाद 27 नंबर है। इसमें ना आप जब अध्याय पढ़ोगे, अब जैसे क्लास 9th हो गए, 10th हो गए, कोई भी चैप्टर हो गया, वहाँ पर क्या होता है ना, एक शब्द लिखा रहता है सरल करना। क्या रहता है? सरल करना, है ना, ये लिखा रहता है सरल करना। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका देखो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अलग होता है। जैसे इसमें अब नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं और परिमेय और अपरिमेय पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सरल करना का मतलब ये होता है कि दो संख्याओं को हमको मतलब एक कोई संख्या है, उसमें हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग करना है। मतलब हमको साफ साफ दिखे कि यह परिमेय संख्या का भाग है और ये अपरिमेय संख्या का भाग है। ठीक है, दोनों मिक्सअप नहीं होने चाहिए, मतलब होने चाहिए बट हमको मतलब अलग अलग हो जाए। जैसे सपोज करो कि 1 + √2, है ना, दो भाग अलग है, एक ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। अब ऐसा नहीं हो कि 1 प्लस है फिर 2 है प्लस √3 है फिर 2 है फिर +5 √5 है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। मतलब ग्रुप बन जाना चाहिए, एक तरफ परिमेय हो जाए और एक तरफ अपरिमेय हो जाए, है ना। तो हमको ये दिखाना है, दो भाग होने चाहिए परिमेय और अपरिमेय। उसको क्या बोलते हैं? सरल करना बोलते हैं, है ना। इस परिमेय जो ये कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब है परिमेय व अपरिमेय संख्या को अलग अलग दिखाना। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? 27 हो गया, 28 नंबर है। कुछ फार्मूले हैं उसको लिख लेते हैं। अट्ठाईस नंबर क्या है? देखो यहाँ पर क्या होगा, a> 0 होगा, p व q क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे, है ना। p बटा q नहीं, p व q दोनों अपरिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या। तब क्या होगा? तब पहला नंबर है a की पावर, अरे वही वाला लगेगा जो पढ़े हो, है ना, a की पावर p इंटू a की पावर q, तो किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर p + q। ध्यान रखना यहाँ पर जो a होगा ना, ये a> 0 होगा, ना तो निगेटिव होगा और निगेटिव बस नहीं होगा, हो गया, और 0 भी नहीं होगा। ठीक है, चलो a की पावर p डॉट a की पावर q ये, और a की पावर p बटा a की पावर q कितना होगा? a की पावर p - q। तीसरा नंबर a की पावर -p बराबर 1/a की पावर p, या फिर a की पावर p बराबर 1/a की पावर -p, ऐसे करके दोनों उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हो। फोर्थ नंबर है a की पावर p होल पावर q बराबर a की पावर pq। अगर इसके एक और पावर ऊपर आ जाए तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं उसको नहीं लिखा रहा हूँ, है ना, मतलब कितनी भी बार आ जाए आप उसको लिख सकते हो। ओके, और एक और है a की पावर, कौन सा 5th नंबर है, a की पावर p इंटू b की पावर p किसके बराबर हो जाएगा? बराबर ab की पावर p, मतलब यहाँ पर b भी ले लो, है ना, ab > 0 कर लो ऐसे। ठीक है, चलो ये अपने ये कितने 4-5 फार्मूले हो गए, हालांकि इसमें तो 4 ही लिखा, एक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया ये, है ना, और साथ में एक और लिख लो। 6 नंबर क्या है? a की पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो 28 नंबर। अब इसके बाद लिखेंगे 29, 29 क्या है? जैसे 1/, परिमेय करण की बात आ गई, है ना, 1/√a + b। ठीक है, के हर का
परिमेयकरण करने के लिए हम रूट ए माइनस बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस बी से गुणा करते हैं, से गुणा करते हैं, जहाँ ए व बी क्या है, पूर्णांक हैं। ओके, देखो अब बहुत सा कन्फ्यूजन ये रहता है बच्चों में ना कि किसके पहले माइनस लगाएं, इसके पहले लगाएं या फिर इसके पहले लगाएं। आप किसी के पहले भी माइनस लगा सकते हो, ये है ना। यहाँ पर चाहे b माइनस ए से गुणा करो, लेकिन b माइनस रूट ए से गुणा करो, मतलब दोनों चेंज हो जाएंगे, है ना। या फिर रूट ए माइनस बी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है? ओके, तो इस तरीके से करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन में किसके पहले माइनस लगाएं, किसके पहले ना लगाएं, किसी के पहले भी लगा सकते हो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है अपना, इसको मिटा देते हैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना। 13 नंबर का धनात्मक आवेश संख्या ए और बी के संबंध में लिम की समीकरण लागू होती है। धनात्मक वास्तविक संख्याएं ए व बी के संबंध में निम्नलिखित सर्वसमीकाएं लागू होती हैं। ओके, पहला नंबर है इसमें रूट ए बी करके है। हाँ, रूट ए बी है बराबर कितना हो जाएगा, रूट ए रूट बी। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर जो बोला है ना संबंध, मतलब वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखना ये। दूसरा नंबर क्या है, रूट ए डिवाइड बाई बी बराबर होता है रूट ए बटा रूट बी के। तीसरा नंबर क्या होता है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, यहीं पे लिखते हैं, फोर्थ नंबर है, थर्ड हो गया, फोर्थ है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसी से आया है, या तो इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी याद हो तो उससे भी हो जाएगा। ओके, फिफ्थ नंबर देखते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये ए प्लस 2 रूट ए बी, है ना, प्लस बी। ओके, इतना होगा। तो ये हमारा 30 नंबर का था, इसमें हमने 5 फार्मूले लिखे हैं, तो आपको ये आता होगा ये। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या हो, ऋणात्मक होगा तो ये नहीं लागू होगा। ओके, तो बस इतना सा ध्यान रखना है हमको, है ना। कौन सा, बस इतना सा हमको ध्यान रखना है, ये है ना। ये कैसी संख्या होनी चाहिए, ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तब जाके ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम फेल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद है एक पॉइंट और है, 31 नंबर है, उसको बस लिख लेते हैं, बाकी इसके बाद ये ख़त्म हो गया, है ना। फिर मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट सारे कुछ इसमें है। ओके, 31 नंबर है, ये तो मैंने लिखा दिया है ना। सभी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है।
कहलाता है, या फिर ये लिख सकते हो कि सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक वास्तविक संख्या का संग्रह मिलेगा। तो ये अपना था, है ना, क्लास 9 का ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब जो अगला चैप्टर है 10th क्लास का भी और 9th क्लास का भी, जो अगला चैप्टर का नाम है वो बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है। बट फिर भी मैं अलग अलग क्लास लूँगा, 9th क्लास की अलग, 10th क्लास की अलग, तो हम उसमें बात करेंगे। और हर एक चैप्टर के बाद ये रिवीजन क्लास होगी लास्ट में। तो जो अगर पूरा वीडियो नहीं देखता तो लास्ट में एक चैप्टर को देख करके अपना रिवीजन कर सकता है। तो ओके, बाय।